Hello, good morning students. Here myself Manjesh Kumar. I am going to teach here chemistry. चलिए वो देखते हैं हम लोग क्लास ट्वेल्थ का हम लोग चैप्टर नंबर पढ़े सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा सॉल्यूशन। लेक्चर नंबर हमारा है होगा लेक्चर नंबर हो गया हमारा 01 का। हम लोग ई पोर्शन आज देखने जा रहे हैं, मतलब ये पार्ट 5 बोल सकते हो। अब देखो भाई, इसमें आज का जो टॉपिक होगा हमारा, आज का टॉपिक है केवल नॉर्मलिटी, ठीक है ना। नॉर्मलिटी देखिए, हम लोग आज केवल कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले हैं नॉर्मलिटी, ठीक है ना। अब देखो वह नॉर्मलिटी क्या होता है, हेडिंग डालते हैं, फिर इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। देखो नॉर्मलिटी क्या होता है। नॉर्मलिटी 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 को हम लोग बोलेंगे, एक्चुअली इसको डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड। इसको कैसे इट में भी डिफाइन एज, या तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ये सॉरी ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स नहीं कर सकते, मोल्स को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolve number of gram equivalent of solute dissolved in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, नॉर्मलिटी बोलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आता है बुआ, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पर, ये ग्राम इक्विवेलेंट। ये ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या, ठीक है ना बुआ। इसको एक्चुअली देखा जाए तो ये एक्चुअली में ये मोल है, ये एक्चुअली में क्या है बुआ, मोल ही है, ठीक है ना। ये हम आगे सीखेंगे कि एक्चुअली में क्या है, ये मोल है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व होते हैं। अब देखो भाई, ये कैसे अब इसको फॉर्मूला पे डिराइव करते हैं। जैसे ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है ना, एक्चुअली ये बताता है क्या, जैसे 1 मोल सब्सटेंस, ठीक है ना, या बोलते होते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करे या 1 मोल इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन हो, तो उसी को बोलते हैं बुआ हम लोग एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट आर दोज वेट दैट रिएक्ट और फॉर्म 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन से उतना सब्सटेंस रिएक्शन कर जाए या उस सब्सटेंस से उतना वेट से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो सॉरी, उसको इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट उसको क्या होगा, उसी को मोलर कंसंट्रेशन में कर देंगे। तो अब देखिए बुआ, हम लोग एक्चुअली ग्राम इक्विवेलेंट को इसको हम थोड़ा सा फॉर्मुलाइज करते हैं। तो इनको सबसे पहले डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, ऐसे लिखोगे इट इज डिनोटेड, देखो भाई इट इज डिनोटेड, ठीक है ना, डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर एन। ये कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। अब देखो हुआ, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसको आगे करते चलते हैं। सबसे पहला इसका फॉर्मूला नॉर्मलिटी, देखो हुआ नॉर्मा, MALITY, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ, देखो ध्यान देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्यू, ठीक है ना, इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। उसका लिखेंगे बुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हम लोग बोलते हैं नॉर्मलिटी। अब देखो भाई, इसको अब एक्चुअली में ये हमें नहीं पता है ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ये जो देख रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये जो हम थोड़ा डायग्राम्स लगा रहे हैं, ये एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से देखते चलिएगा। ये ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको अब लिखेंगे। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, अब देखो सॉल्यूट लिखा हुआ है तो अब सॉल्यूट बार बार लगाना ही पड़ेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, गिवन वेट, जो भी दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, जो भी गिवन वेट या वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। किससे लिखेंगे वो, इक्विवेलेंट वेट। किससे नोट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट। अब देखो हुआ, एक्चुअली में यहाँ पर एक गिवन वेट, मतलब जो भी वेट दिया गया हो सॉल्यूट को, उसको हम लोग गिवन वेट कहेंगे। अब यहाँ पर एक टर्म आता है, फिर हमारे पास इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। देखो ध्यान से चलते जाओ, जब तक हमको पूरा रियल, जहां तक हमारा नॉलेज नहीं जानते वहां तक नहीं मिलेगा, तहां तक हम लोग उसको डेराइव करते चलेंगे। अब देखो भाई, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो अब हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट। क्या लिखेंगे वो हम लोग, इक्विवेलेंट, याद देखिए इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट लिखने का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, इसको मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना,
मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लगा सकते हो, ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, या सॉल्यूट हम लोग नहीं भी लगा सकते, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर। अब देखो एन फैक्टर का दूसरा नाम वैलेंसी फैक्टर भी होता है, क्या नाम होता है, एन फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर। तो ये हमारे पास आ गए एक्चुअली। अब देखो हुआ इस वाले फॉर्मूला को इसमें पुट करोगे, इस वाले को फिर क्या करोगे, इसमें पुट करोगे, तो तुमको एक्चुअली नॉर्मलिटी का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म एन। तो देखो हुआ इसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करेंगे हम लोग, एन। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या पर यूज करने वाला, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, जी इक्यू, ठीक है ना, जी इक्विवेलेंट, जी इक्यू हम लोग यूज कर लेते हैं, ये सब शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है ना। और इसके लिए इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट हम लोग यूज कर लेंगे, इक्विवेलेंट या पूरा फॉर्म भी लिख सकते हो, इसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, या शॉर्ट में इक्वी ही लिखो, ठीक है ना, डायरेक्टली इक्वी। अब देखो यहाँ पर ये तीन चीज आ गए हमारे पास। अब देखिएगा बुआ, अब यहाँ पर हम एन का इस फॉर्मूला से, इससे हम लोग क्या एन डिराइव करेंगे, एन डिराइव करने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, जी इक्यू, ठीक है ना, जी डॉट इक्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा, वी सॉल्यूशन, ये क्या होगा, इन लीटर, LITRE, लीटर में हुआ, याद रखिएगा। तो ये एक तुम्हारे पास फॉर्मूला बना, समझ में आया ना हुआ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक है ना। देखो कैसे निकालते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट, अब यहाँ पर जी इक्विवेलेंट का निकालने का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या होगा बोलो, ये जी इक्यू आ गया। तो गिवन वेट, तो गिवन वेट को हम लोग सीधे क्या लिखते हैं, WT, W से ही डिनोट करो, गिवन वेट को W से डिनोट करो। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, EW से डिनोट, सबसे अच्छा तरीका है EW से डिनोट करो, इक्विवेलेंट वेट। और इसको इक्विवेलेंट को वेट को क्या कर सकते हैं, GEW, सबसे अच्छा तरीका शॉर्ट में EW, इक्विवेलेंट वेट, समझ में आया हुआ। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, EW से कर देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर भी कन्वर्ट करना होगा, सॉरी दिख रहा है हमको, चलो बोल। अब यहाँ पर देखो भी इक्विवेलेंट वेट, अब इक्विवेलेंट यहाँ से इस जो भी निकल रहा है, इससे ये इससे और ये इससे। अब देखो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला आ गया वो आपके पास, वो आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को किससे नोट करते हैं हम लोग, MW से, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, MW डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। एन फैक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टर, एन फैक्टर नहीं लिखना हुआ, ये समझ में आएगा एन फैक्टर क्यों लिखेंगे आगे। अब देखो हुआ इसको इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन नंबर दूसरा हो जाएगा, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर तीसरा। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप जो लिखवाए उसको जी मतलब ग्राम, वो याद रखिएगा, ग्राम जहां जैसे कि ग्राम एटम हो जाए या ग्राम मॉलिक्यूल हो जाए, ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब होता है एक मोल, ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो जाता है, एक मोल, हमेशा याद रखिएगा। तो जैसे ही यहाँ पे ग्राम लग गया तो समझ जाना ये एक मोल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। तो एक इसको ओवरव्यू देख सकते हो, मोलारिटी, नॉर्मली मोलारिटी और मोलारिटी के कॉन्सेप्ट में, यहाँ पर ये एक्चुअली मोल पर यूनिट वॉल्यूम है, समझ में हुआ। तो ये मोलारिटी की तरह ही फॉर्मूला आएगा, दिमाग लगाइए। और सॉल्यूशन है तो वी सॉल्यूशन है तो मोलारिटी के जस्ट एक फॉर्मूला आएगा, हाँ उसी के तरह। लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट दिया और बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये मेंस के लिए भी ज्यादा अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ से आता है। नॉर्मलिटी इज अ बेस्ट टॉपिक, आप उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। अब देखो हुआ, अब हमारे पास क्या करेंगे, इसको रब कर दे, ठीक है ना, एक बार ये सिंबल देख लीजिएगा। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर हमने इसको रब कर दिया, अब पूरा ऊपर तक मिटा देते हैं ये, चलो क्योंकि इसमें ये लंबा टॉपिक है, इसका डेरिवेशन ही बहुत लंबा है, नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। चलो देखो अब हमारे पास तीन फॉर्मूला आएगा, हमको नॉर्मलिटी निकालना है ये, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर इक्वेशन थर्ड EW, ये जो इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, इस इक्वेशन के ये EW की जगह पे इतना है, तो इसको पुट कर दो इसमें, समझ में आया ना बुआ। तो हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड को किसमें पुट करना है, 2 को। तो ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे बुआ पुटिंग इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड को जब सेकेंड में पुट करोगे बस देखो, तो ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, GEW इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बुआ, गिवन वेट। अब देखो यहाँ पर क्या है, EW है, ध्यान से देखो बुआ, EW है, तो EW के जगह पे क्या हम इतना लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, क्या लिख सकते हैं बुआ, मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान से देखोगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टर, क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टर, समझ में आया ना। अब देखो ये तो नीचे में है, मतलब ये बड़ी ब्रैकेट है, उसके पीछे नीचे है, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको इक्वेट जब करोगे बुआ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे W वेट, मतलब जो आपको वेट दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर वेट इनटू में क्या आ जाएगा तुम्हारा n फैक्टर आ जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं? n2 में क्या आ जाएगा n फैक्टर आ जाएगा। ये इक्वेशन टू आउटपुट। अब देखो भाई एक्चुअली में यहाँ पर ये आया तुमको, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो भाई ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ब्रेन लगाओगे। गिवन वेट बाय, देखो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है याद रखोगे बुआ। गिवन वेट मतलब मोल क्या होता था, मोल का फॉर्मूला क्या था? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना दिया हुआ था उसको डब्ल्यू से करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इतना को। तो एक्चुअली ये वाले को इसके इक्वल में हम ये लिख सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। चलो तो अब यहां पर क्या आ जाएगा n, ठीक है ना। यहां पर देखो n इंटू एन फैक्टर, n इंटू एन फैक्टर तुम्हारे पास क्या आया वो किसका फॉर्मूला आएगा? ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास, ग्राम इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया आपके पास क्या हो गया? n इंटू एन फैक्टर। अब तुमको समझ में आया होगा बुआ, यहाँ पर ये जो n जो है ये मोल बताता है। ये किसके बारे में बताता है? मोल बताता है। ये जो n जो है ये बताता है आपको वैलेंसी फैक्टर। क्या बताता है? वैलेंसी फैक्टर। याद रखिएगा हमेशा, ये क्या बताता है? एक सिंपल सा n लिखा होगा तो वो क्या बताएगा? वो तुमको मोल। और जहां पे n फैक्टर लिखा होगा, ठीक है ना, तो वहां समझ जाना वहां पे क्या आएगा? वैलेंसी फैक्टर होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं ये फोर्थ इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन आ गया आपका? फोर्थ इक्वेशन। अब एक ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे आप इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर। किसके में पुट करिए? उसमें वन में। तो अब हम लोग लिखेंगे बुआ यहाँ पर, ध्यान से देखोगे बुआ, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पुटिंग, चाहे यहाँ पर PUTT पुटिंग, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फोर्थ इन फर्स्ट। फोर्थ को फर्स्ट में पुट कर दो, मतलब ये फोर्थ वाला इक्वेशन है ना, इसको डायरेक्टली हम ग्राम इक्विवेलेंट को इतना लिख सकते हैं, इसको इसमें डाल देते हैं। तो अब देखो हमको एक और नया फॉर्मूला आने वाला है। अब देखो हुआ हम लोग नॉर्मालिटी, हम लोग क्या लिखेंगे? नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी को एन से नोट करते हैं, एन से। अब देखो यहाँ नीचे में क्या होगा? वी सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और ये लीटर में होगा। किस में होगा? लीटर में होगा। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट वेट की जगह पे हम n इंटू एन फैक्टर लिख सकते हैं। चलो क्यों नहीं लिख सकते बुआ? हम लोग लिख सकते हैं ये n इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर लिख सकते हैं। समझ में आया ना बुआ? अब देखो एन फैक्टर, ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया। इसको याद कर भी सकते हो, अच्छी वाली फॉर्मूला है, लेकिन और इससे अच्छा फॉर्मूला बताते हैं। बहुत एकदम इजी है। अब देखो भाई यहाँ पर ये n इंटू वी सॉल्यूशन, इसको देखो थोड़ा जूम करो, ये कुछ दिखाई दे रहा है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर इसको भी ले लेते हो क्योंकि लीटर, इन लीटर में। चलो ये क्या चीज में होगा? लीटर में। अब देखो ये कहीं चीज कुछ चीज दिख रहा है क्या? मोल पर यूनिट सॉल्यूशन, मतलब कि when the one mole of substance dissolve in 1 liter of solution, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोलारिटी बोलते थे। याद करो। तो ये जो यहाँ पर जो पोर्शन दिख रहा है ये मोलारिटी का दिखा, जाहिर से आपको दिख गया होगा। तो अब नॉर्मलिटी को तुम क्या लिख सकते हो बउआ? m। क्या लिख सकते हो? m इनटू में क्या लिख सकते हो बुआ? n फैक्टर। क्या लिख सकते हो? n फैक्टर। n क्या लिख सकते हो? n फैक्टर। अब देखो बार बार n फैक्टर लिखने से अच्छा n डैश लिख लो। क्या लिख लोगे? n डैश। तो हम अब इसको हम थोड़ा सा इक्वेट कर लेते हैं। n कैपिटल N इज इक्वल टू m इंटू एन डैश। एन डैश को क्या बोलेंगे बुआ हम लोग? एन फैक्टर। एन डैश को क्या बोलेंगे? एन फैक्टर। तुम्हारे पास नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या आ गया बुआ? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। याद हो गया? अब देखो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, अब इसको फिर मिटाना होगा। यहाँ तक सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले क्या किए हम लोग, ये पहले फॉर्मूला से हम ये तीनों फॉर्मूला निकाल लिए, ठीक है ना। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, पहला इक्वेशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। और फिर इक्विवेलेंट वेट हम नहीं जानते, वेट तो जानते हैं, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? वो मल्टीप्लाई है एन फैक्टर। इस वाले बंदे को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो इस वाले बंदे को जब हमने यहाँ पे पुट किया तो देखो हुआ यहाँ पे गिवन वेट, यहाँ गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट के बाद तो क्या लिखे थे? मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। ये वाला बंदा ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर आ गया, ठीक है ना। और गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग n लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं? n का मतलब मोल होता है, n फैक्टर का मतलब क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर को हम n डैश से भी नोट कर सकते हैं। क्या चीज से नोट करते हैं? अब यहाँ पर लिख लेना एक चीज, n फैक्टर को हम लोग क्या चीज से डिनोट कर सकते हैं? इज आल्सो इक्वल टू n डैश। ये हमेशा अच्छा से लिख लेना ऐसे स्टार बना के, ताकि तुम्हें समझ में आए। n फैक्टर को क्या चीज से नोट कर सकते हैं हम लोग? n डैश से भी नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ गया? वो याद रखो, बहुत बार यूज होने वाला है, n इंटू एन फैक्टर, ठीक है ना, मतलब मोल इंटू एन फैक्टर कर देंगे। अब देखो इस वाली इक्वेशन को हमने क्या किया? यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेशन को उसमें पुट कर दिया। तो देखो वो हमने लिखा पुटिंग इक्वेशन 2 4 in 1। तो यहाँ पे क्या होगा? इसको जब पुट किया तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन n अपॉन v सॉल्यूशन आ गया लीटर। तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? इन लीटर में रहेगा तो मोलारिटी होगा। तो n इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एन फैक्टर आ गया। अब देखो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या होगा? n ये लिख दिया, और m और n डैश। n डैश यहाँ वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर लिए क्योंकि n फैक्टर बहुत लंबा हो जाता था।
तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया और इसको बढ़िया से हमें याद रखना होगा। केवल इतना याद रखोगे तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन बनेगा। देखो भाई इतना डिराइव करके बाद में हम लोग को तो वही टॉपिक पे आ गए, तो क्यों ना हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते, नहीं हुआ। इसमें क्वेश्चन जब आपको बीच मीड से देगा तो फिर नहीं सॉल्व होते, इसलिए डेरिवेशन आपको आना चाहिए। इस 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में। क्या यूनिट के बारे में बात करते हैं, चलो देखो अभी हम लोग बात करेंगे यूनिट। देखो ये है हमारे पास एक्चुअली फॉर्मूला तो ये था, तो यहां से हम लोग यूनिट निकाल लेंगे। ऐसे ही आप लोग फिर से लिख लीजिएगा इसको। यूनिट ये लिखो ग्राम इक्विवेलेंट, क्या लिखेंगे हम लोग, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट। और यहाँ पर क्या होगा, चले इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हो। और डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, लीटर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट या ईडब्ल्यू इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन में क्या होगा, पर लीटर। और इसी वाले बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं हुआ, यहाँ पर इक्यू होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग वन नॉर्मलिटी। तो यहाँ पर नॉर्मलिटी क्या होता है ना, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी। हमको यूनिट पता चल गया। अब चलो हम लोग देखते हैं ये एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये सब मिटा देते हैं। हमारे पास फॉर्मूला में क्या आ गया, याद रखिएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू सॉरी नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, याद रखोगे। अब देखो वो कोई भी सॉल्यूशन एन फैक्टर कैसे निकालोगे, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, वो एन अपॉन एम। ये तो हमने फॉर्मूला पे बता दिया कैसे निकलेगा। लेकिन एक्चुअली में ये एन फैक्टर क्या होता है ना, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं वो एन फैक्टर। ये हमारे डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। चलो देखो अब एन फैक्टर हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना। किसको हेडिंग डालने वाले हुआ, एन फैक्टर। चलो एन फैक्टर हेडिंग में क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें एन फैक्टर, एन एफ ए सी टी ओ आर, एन फैक्टर, ठीक है ना। एन फैक्टर ये हेडिंग डालेंगे एन फैक्टर, या आप इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे, एन डैश भी लिख सकते हो, एन डैश। चलो देखो अब इसको निकालने के हमारे पास 4 तरीके हैं। कितने निकालने के, 4 तरीके। 4 तरीके आपको आना चाहिए तभी जाके आपको सॉल्व हो पाएगा, ठीक है ना क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन में वो एन फैक्टर आपको पूरा माइंड में होना चाहिए, तब जाके आप एन फैक्टर निकाल सकोगे इजीली। तो अब देखो हुआ, हम लोग पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एन फैक्टर। देखो एन फैक्टर को 4 भाग में कैसे निकालेंगे। अगर ये एसिड, देखो 4 भाग में तोड़ देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये एसिड का हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा में क्या हो सकता है हुआ, ये एसिड का हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, बेस का हो सकता है। पहला में क्या लिखेंगे हम लोग, एसिड का। दूसरा में क्या, चाहे नॉर्मल से यहाँ में क्या लिखोगे, बेसिसिटी ऑफ एसिड। सबसे अच्छा लिखो टॉपिक, बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है ना। उल्टा होता है, एसिड का बेसिसिटी, फिर क्या होगा बुआ, एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है ना बुआ। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट में चार्ज। चार्ज के बाद आयंस लिख सकते हो या सॉल्ट्स लिख लो, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखोगे बुआ, सॉल्ट। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, आयंस। ये 4 भाग में, ठीक है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है ना, इसको डिफाइन कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है ना। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्चुअली नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। H प्लस आयन कितना रिप्लेस करता है कोई मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड या कोई भी मतलब मॉलिक्यूल, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बेसिसिटी ऑफ एसिड। और अगर यहाँ पर बेस लिखा हुआ है तो बेस में क्या होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, याद रखें, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। OH माइनस आयन कितना रिप्लेस होता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं हम लोग एसिडिटी ऑफ बेस करते हैं। सॉल्ट में क्या होता है इसमें देखो, इसका बहुत अच्छा है, इसका भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर टोटल, ठीक है ना, टोटल पॉजिटिव, याद रखिएगा, टोटल पॉजिटिव और, ठीक है ना, निगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, अगर कितना कोई पॉजिटिव और कोई निगेटिव चार्ज है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट्स। आयन में क्या है ना, वो केवल लिखना है नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ चार्ज। समझ में आना, ये 4 कॉन्सेप्ट है। ये 4 कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छा से हम लोग देखेंगे और डील करेंगे, ठीक है ना। तो अब हेडिंग में लिखेंगे, ये सब केवल एन फैक्टर निकालने का तरीका हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले भी हेडिंग डालेंगे नंबर 1। ये देखो ये नंबर 1 में पढ़ेंगे हम लोग, ये 1 में, ये 2 में, ये 3 में, ये 4 में, ठीक है ना हुआ। तो अब देखो सबसे पहले हेडिंग तो बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या हेडिंग डालेंगे, बेसिसिटी ऑफ एसिड। इजी है कॉन्सेप्ट, कोई उतना हार्ड नहीं है। हेडिंग में सबसे पहले नंबर में हम लोग लिखेंगे होगा, ठीक है ना, क्या, बेसिसिटी ऑफ एसिड। एसिड का क्या बेसिसिटी होगा, इसमें पता है H प्लस आयन, रिप्लेसेबल H प्लस आयन, ठीक है ना।
क्या लिखा होगा बुआ, रिप्लेसेबल H प्लस आयन, कोई एलिमेंट में से, मतलब कोई भी एसिड में से कितना H प्लस आयन रिमूव करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, उसी को बोलेंगे हम लोग बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिसिटी ऑफ एसिड। चलो भाई एग्जांपल देखते हैं और हम इक्विवेलेंट वेट निकालने का भी फॉर्मूला यहाँ से हम लोग सीखते चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये एच, यहाँ पे एन फैक्टर कैसे निकलता है, क्या निकलता है, एन फैक्टर हम लोग कैसे निकलता है। तो अब देखो बुआ एक इक्विवेलेंट वेट, जैसे कि अगर मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, HCl, ठीक है ना, रेड पेन से नहीं दिखता होगा आई थिंक। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं बुआ, HCl ले लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, HCl के बाद H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 उसका ले लेते हैं बुआ H3PO4, क्या इसका लिखते हुआ H3PO3, फिर लिखते हुआ H3PO2, ठीक है ना। अब देखो हुआ यहाँ ध्यान से देखते चलोगे, यहाँ पर हमने क्या लिखा, HCl, हमने क्या लिखा हुआ, यहाँ पर एसिड का हेडिंग डाला, ठीक है ना, एसिड का, ध्यान सुनते चलोगे, अब यहाँ पर समझते चले जाओगे, ठीक है ना। और हाँ चलो ये एसिड हो गया। चलो अब देखो हुआ, इसको जब ये डिसोसिएट होता है तो ये एक्चुअली यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन फैक्टर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकलता है वो भी दिखाएंगे तुमको, ठीक है ना, एन फैक्टर। अब देखो HCl का है वो H प्लस दिखा रहेगा, तो इसमें डिसोसिएट होगा, ये एक मॉलिक्यूल है तो एक ही H प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन पे एक प्लस होगा एक माइनस, तो एक ही H प्लस निकलेगा यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा बुआ, इसमें इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, याद रखिएगा HCl का कैसे होगा 1, इसमें देखो 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, कोई होता नहीं। H3PO3, अब देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है ना, यहाँ पर थोड़ा समझना होगा। सबसे पहले इसको आपको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा, कैसे करना होगा, स्ट्रक्चर। ये तीनों को समझने के लिए स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। देखो बुआ यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसमें सेंट्रल एटम कौन है, देखो बुआ जो बीच में P, तो यहाँ फास्फोरस लिख दिया, ध्यान से देखते चलोगे। अब ऑक्सीजन 4 है ना, तो ऑक्सीजन 4 चारों साइड लगा दो, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। और याद रखना जब भी एक फास्फोरस से बॉन्ड बनाएगा तो फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाते हैं, 5, तो इसमें एटलीस्ट एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होगा, तो एक ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर दिए, डबल बॉन्ड से डाल दिए, बाकी सब क्या होगा, सिंगल सिंगल सिंगल। अब हाइड्रोजन कितने हुआ, 3, तो हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा हुआ, ये भी हाइड्रोजन, ये भी क्या होगा हाइड्रोजन। क्या ऊपर हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाला नहीं लगेगा, क्यों, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकते हैं नॉर्मली, तो वहां पे 2, तो इसमें क्या, इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिया, इस ऑक्सीजन ने एक इधर एक इधर, इस ऑक्सीजन ने एक इधर एक इधर, इस ऑक्सीजन ने एक इधर एक इधर, मतलब सब ऑक्सीजन सब वैलेंसी फुलफिल है। अब देखो हुआ, अगर ये H प्लस है, ध्यान सुनोगे, अगर ये H प्लस है मतलब क्या होगा बुआ, इसने H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये किसके फॉर्म में निकलेगा, ये H प्लस के फॉर्म में अगर बाहर निकलता है मतलब इसमें अपना इलेक्ट्रॉन खुद इसको दे के निकलेगा। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा, हम लोग चैप्टर नंबर किसमें पढ़े थे, हम लोग यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में देखे थे। तो अब देखो जो नहीं देखे होंगे मान लीजिएगा ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब देखो हुआ ये H ऑक्सीजन जो है इसका इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होगा, एक ऑक्सीजन का होगा एक हाइड्रोजन का होगा, ये ऑक्सीजन जो होगा ये अपनी ओर खींच रहा होगा, दोनों ये दोनों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर खींच रहा होगा, जाहिर सी बात है। तब तो H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के इजिली H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा ना, तो एक H प्लस यहाँ से निकलेगा। अब देखो ऑक्सीजन फिर यहाँ पर लिंकेज हुआ, तो मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने ऊपर की ओर खींचेगा, जाहिर सी बात है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है मतलब कि मान लो ये ऊपर की ओर खींच रहा है ऐसे, हाँ, तो अब ये H प्लस के फॉर्म में फिर ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा और ये आसानी से निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन इसको ले रहा है, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले रहा है और हाइड्रोजन को H प्लस में ही निकलना पड़ेगा, तो आसानी से निकल जाएगा। फिर वही बात यहाँ पर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निगेटिव ज्यादा मतलब ज्यादा ताकतवर है, तो इलेक्ट्रॉन को दोनों बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो यहाँ से कितना, 1 2 तीनों हाइड्रोजन निकल सकते हैं, तो मतलब यहाँ पे 3 H प्लस आयंस रिलीज होंगे, बोलो बात सही है कि नहीं। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा बुआ, 3, समझ में आया ना। अब देखो क्या यही कंडीशन H3PO3 में है, तो नहीं बुआ, देखिए बुआ जब इनके हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, मिटा देते हैं हम, चलो वीडियो को पॉज करके। अब देखो दूसरा वाला क्वेश्चन हुआ, चलो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ये वाला, ठीक है ना, H3PO3। अब देखो इसमें फास्फोरस क्या है, एक ऑक्सीजन क्या 3, तो एक तो डबल बॉन्ड चला गया, एक इधर चला गया और एक मान लेते हम लोग इधर चला गया, ध्यान से देखिए हुआ। और उसके बाद देखो हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 3, तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, देखो 3 ऑक्सीजन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 4 नहीं ऑक्सीजन यहाँ पे। तो अब गौर से करोगे बुआ, अब देखो बुआ यहाँ पर, अब ये डायरेक्टली ऑक्सीजन फिर क्या करेगा, ये एक्चुअली में ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और ये H प्लस आयन से इजिली रिमूव हो जाएगा, फिर ये भी H प्लस आयन से दोनों क्या होगा इजिली रिमूव, ये भी H प्लस आयन से इजिली रिमूव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है ऑक्सीजन का। लेकिन हुआ फास्फोरस उतना कस के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता है, ये जो ऑक्सीजन जो है उतना कस के खींच नहीं पाएगा,
मतलब हाइड्रोजन H प्लस फॉर्म केवल बाहर निकल नहीं सकता है, गौर से दिमाग लगाओगे। ये अपना ये फास्फोरस जो है ऑक्सीजन की तरह ताकतवर नहीं है, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को उतना कस के नहीं खींच सकता, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के कंपेरिजन में बहुत कम होता है। तो ये एक्चुअली क्या होगा, ये उस अब इलेक्ट्रॉन को खींचने में तो बीच में इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जब ये बीच में रहेगा मतलब हाइड्रोजन भी खींच रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो हाइड्रोजन की H प्लस फॉर्म करके निकल ही नहीं सकता, इसलिए ये हाइड्रोजन आपका नहीं निकलेगा, केवल 2 ही निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एन मतलब एन फैक्टर यहाँ पर कितने आ जाएगा, होगा एन फैक्टर यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होगा। तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना आ गया, 2। अब उसी प्रकार से देखो H3, ये इसको नोट कर लोगे, ठीक है ना, नोट करो 2 मिनट में। चलो वो नोट कर लिए हो गए। अब नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है ना, एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, तीसरा। केवल एसिडिटी ही थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा समझना, बाकी सब इजी है इसका। चलो वो देखो, और ये भी 11th में पढ़े ही हो गए तो इजी लगेगा। चलो वो अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन इधर डाल दो, एक ऑक्सीजन इधर, किधर भी डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन। देखो वो ये फास्फोरस, फिर बात है क्या, ये ऑक्सीजन है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, समझ में आया होगा। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाला, इसको ये ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, तो ये अपनी ओर खींचे मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मतलब हाइड्रोजन H प्लस फॉर्म के बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो हुआ, तो यहाँ पर एक क्या ये निकलेगा, क्या नहीं, ये एक ही सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो ये फास्फोरस है तो इतना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की कंपैरिजन में इसका इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, मतलब हाइड्रोजन H प्लस आयन के फॉर्म में बाहर नहीं निकल सकता, मतलब ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, मतलब एन फैक्टर यहाँ पर कितने, एन डैश कितने आ जाएंगे, मतलब एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएंगे। समझ में आया, तो इसके ये 1 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो बोला, अब देखो हमको एन फैक्टर सबका निकल गया, अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इसको बिठा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। चलो अब देखो, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं शॉर्ट में इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। हम लोग क्या निकालेंगे, होगा इक्विवेलेंट वेट निकालने का, इक्यू मतलब इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, याद रखेगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, या पूरे फॉर्मूले में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, समझ में आ रहा होगा। ये तुम्हारा पूरा इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ से एन डैश देखो, एन सॉरी, यहाँ से क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट, ई डब्ल्यू, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये समझ में आया कैसे होता है। तो अब देखो एन फैक्टर हमें पता है, ठीक है ना, क्या पता है, वो हमको एन फैक्टर पता है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट। अब सोचो, इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। चलो चाहे हम लोग यहाँ पे इसको हो गया, चलो यहीं पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब देखो हुआ, HCl है तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, तो HCl है तो HCl का कितना होगा, इसका 1 ग्राम होगा, इसका कितना होगा 35.5 ग्राम होगा, मतलब ऐड करोगे तो क्या होगा 36.5 ग्राम हो जाएगा। तो अब देखो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, EQ, पहले फॉर्मूला पुट करेंगे EQ, और ये किसका निकल रहा है, HCl का। तो HCl का क्या कितना वेट आया, वो आपको 36.5 ग्राम आया, डिवाइडेड बाई 1। एक्चुअली में क्या होगा, 36.5 ग्राम ही होगा इसका इक्विवेलेंट वेट, कितना होगा, 36.5 ग्राम ही होगा। क्या समझ में आ रहा है, इजी कॉन्सेप्ट है, कोई भी हार्ड नहीं है। अगर सोचोगे हार्ड है तो ये भी हार्ड लगेगा, अदरवाइज ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है। चलो हुआ, दूसरा में देखो H2SO4 तो H2SO4 का हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालेगा। तो देखो इसको फॉर्मूला एक बार लिख दे क्या तुम लोगों को, क्या फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इक्विवेलेंट वेट किसका निकला, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालो। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो इसमें 2 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि एक का 1 ग्राम होता है हाइड्रोजन का, तो 2 का 2 ग्राम होगा। सल्फर का 32 ग्राम होगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का 16 होता है, और 16 फोर जाके सॉरी यहाँ पे 16 फोर जाके कितना होता है, वो 64, तो यहाँ पे 64 ग्राम आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, वो 2 2 4 4 प्लस 8 आ जाएगा 98 ग्राम। कितना आ जाएगा तुम्हारा, वो 98 ग्राम आ जाएगा, मतलब 98 ग्राम डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एन फैक्टर कितना है, देखो एन, ये हमने मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड एन फैक्टर देखो यहाँ पे कितना निकाले हुए हम लोग 2, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, होगा वहाँ पर 49 ग्राम आ जाएगा। तुमको डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का, ठीक है ना। ये सब निकालना सिखला रहा होगा, वहाँ पर इजी पड़ेगा, और क्वेश्चन इस पे भी है बहुत सारे, ठीक है ना, आपको बनाना पड़ेंगे। चलो
नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, H2SO4 हो गया। अब देखो हुआ एक और, यहाँ पर ये दोनों भी निकाल ही लेते हैं जल्दी जल्दी। चलो अब देखो हुआ, हम लोग ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये H3PO4 का एक बता देते हैं, बाकी आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। चलो अब देखो हुआ, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट इसका निकालना है, ठीक है ना, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका, इसका H3PO4 का। तो इसमें जब H3PO4 का जब वेट करोगे ना, तो यहाँ पे देखो H3PO4, ठीक है ना, H3PO4, तो यहाँ पे 3 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा, 16 गुना 32 हो जाएगा, मतलब 62 32 ग्राम होता है इसका फॉस्फोरस का, ये सब आता होगा। और यहाँ पे कितना होगा, 64 ग्राम हो जाएगा। तो अब देखो इसमें कितना आ जाएगा हुआ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 4 कितना आ जाएगा तुमको, 9, 5 + 4 कितना आ जाएगा हुआ तुम्हारे पास, 9 ग्राम, इसका 98 ही ग्राम होगा ना। एक मिनट देख लेते हैं, 16 16 कितना देगा, 32 और यहाँ पे H3PO4, हाँ देखो यहाँ पे 3 + 2 कितना होगा, 5, 3 + 2 5, 5 + 4 9 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो, 99 ग्राम। H3PO4 का कितना आ जाएगा वो तुम्हारे पास, 99 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा वो तुम्हारे पास, 99 ग्राम आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको अपने से खुद कैलकुलेट करके, हो सकता है थोड़ा कहीं स्पेलिंग मिस्टेक या कैलकुलेशन में गलत हो जाए। तो 99 ग्राम डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना है हुआ, 3 है, मतलब इसका क्या हुआ, 33 ग्राम आ जाएगा। समझ में आया वो इक्विवेलेंट। उसी प्रकार से हुआ, इसको आपको बनाना है, इसको बनाना है, और नीचे कमेंट में जल्दी से लिखना है, या व्हाट्सएप पे जहाँ पे भी आपको बोले हमको, जितना जल्दी आप वीडियो देखिए, इसको दोनों का आंसर लिख के आपको जल्दी बताना है हमें, ठीक है ना। ऐसे हम बता देते हैं, पहला वाला का शायद आएगा, इसका आएगा 41 ग्राम, और नीचे आएगा 33 ग्राम आएगा, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा फिर बताइएगा हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट, एसिड का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, एसिड का कॉन्सेप्ट हमको पूरा क्लियर हो गया, ठीक है ना। एसिड का कॉन्सेप्ट हमें पूरा क्लियर हो गया। अब मिटाते हैं इसको, कैलकुलेट जल्दी से बताना है, ठीक है ना। चलो इसको मिटाते हैं, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, बेसिसिटी हो गया। बेसिसिटी मतलब होता है H+ आयन को रिमूव करना, कितना संख्या में H+ आयन रिमूव हो रहा है या होगी। अब देखो बउआ, अब हम लोग क्या करते हैं, अब यही इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा, एसिडिटी, यहाँ पे क्या था तुम्हारा, बेसिसिटी ऑफ एसिड था। अब लिखेंगे हम लोग बुआ, एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस। बेस में क्या होता है वो, OH माइनस, मतलब ये OH माइनस कितना रिप्लेसेबल हो जाए, जितना OH माइनस रिप्लेसेबल होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं होगा, हम लोग बोलते हैं एसिडिटी ऑफ बेस, OH माइनस। क्या समझ में आया, OH माइनस। तो अब देखो भाई, यही फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट का वही हो जाएगा। तो अब चलो जल्दी से हम दो तीन बेस ले लेते हैं। देखो पहला में क्या ले लेते हैं हम लोग, NaOH ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं। दूसरा में हम लोग क्या ले लेते हैं बुआ, दूसरा में हम लोग ले लेते हैं तो Mg, ठीक है ना, MgOH, ठीक है ना। तीसरा में हम लोग क्या ले लेते हैं बुआ, MgOH, MgOH के बाद क्या ले लेते हैं बुआ, वो जल्दी बोलो, एल्युमिनियम, MgOH2, और तीसरा में क्या लेते हैं, AlOH3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, AlOH3। समझ में आया, ये तीनों लिए। अब देखो भाई, इसमें नॉर्मली है, इसमें कोई भी आपको डायग्राम नहीं बनाना है, जितना नंबर दिखे OH का उतना ही आपको लिख देना है। तो अब देखो भाई, यहाँ पर n फैक्टर कितना होगा तुम खुद बता दो। इसमें क्या होगा, एक ही OH माइनस है, इसमें 2 है, यहाँ पर 2, इसमें 3, तो इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बन गया। अब देखो हमको इक्विवेलेंट वेट, निकालना है। क्या निकालना है हमको, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, कितना होगा, n फैक्टर, ठीक है ना, इतना ही होगा। तो अब देखो, अब इक्विवेलेंट वेट यही होता है, तो हम यहीं पे सबका निकाल देते हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट की इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, n डैश लिख लेते हैं। अब चलो इसको वैल्यू हम जब पुट करेंगे वो, यहाँ पर देखो इसी को इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू कितना आएगा वो, NaOH का आप लोग निकालिएगा, 23 प्लस में कितना होगा, 16, 23 16 में हो जाएगा वो 39 प्लस 1 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो आपको, 40 हो जाएगा। तो इसका निकालिएगा, निकाल के आप लोग चेक करिएगा, 14 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 ग्राम ही आ जाएगा इसका आंसर। अगर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना बुआ, तो हम बोल रहे हैं, सुन के लिख लीजिएगा। दूसरा में क्या हो गया, MgOH, इसका इक्विवेलेंट वेट का फिर फॉर्मूला लिख दोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, MgOH डिवाइडेड बाई n फैक्टर, यहाँ पर n फैक्टर 2 है, तो इसको निकालोगे तो इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई, अब MgOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो कितना आएगा बुआ, मेरे अंदाज से 72 ग्राम आएगा। तो लेकिन आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है ना। 72 ग्राम आया, डिवाइडेड बाई n फैक्टर, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका, n फैक्टर, सॉरी n फैक्टर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जब ये 2 आ जाएगा तो कितना लिखोगे बुआ, यहाँ पर इसको काटोगे तो कितना होगा, 36 आ जाएगा मेरे जैसे, 36 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ये क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 36 ग्राम,
ठीक है ना। अब देखो बुआ इसका मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है बुआ, अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, इसका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का आप लोग खुद से निकालिएगा, लेकिन हम निकाले थे तो शायद हमको आया था 78 ग्राम, 78 ग्राम डिवाइडेड बाय, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, जहाँ गलती हो वहाँ मिस्टेक वो उसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा वो 3, कैलकुलेशन में गलती होना नहीं चाहिए। अब देखो ये तो कट जाएगा ना शायद, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में और फिर क्या हो जाएगा 6 टाइम्स से 26 ग्राम, यही होगा हमारे पास 26, तो यहाँ से देखने ना 8, ठीक है बुआ, इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे थर्ड नंबर पे सॉल्ट्स पे, इसको 5 मिनट नोट करिए। चलिए वो नोट हो गया होगा आई थिंक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इसको इरेज कर लिया जाए। चलो हम लोग एसिड देख लिए, बेस देख लिए, उसके बाद अब सॉल्ट्स देखते हैं। अब देखो सबसे पहले एक चीज, एक डेफिनेशन लिख लो, ठीक है ना। ये एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर का डेफिनेशन, ठीक है ना। एन फैक्टर लिखोगे, एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, हम बोल रहे हैं, आप डेफिनेशन लिख लीजिए। वो एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर दोनों का डेफिनेशन जल्दी से लिखिएगा। एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, द अमाउंट ऑफ, जल्दी लिखिएगा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नोट करिए, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट रिएक्ट विथ, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट रिएक्ट विथ, और यहाँ पर ऑब्लिक दे दीजिएगा, ऐसे वाला ऑब्लिक, रिएक्ट विथ और रिलीज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलीज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब रिएक्शन करेगा या करेगी तो कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसमें मतलब रिलीज होगा या उसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना, इन्वॉल्व होगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एन फैक्टर। समझ में आया होगा। इसका एग्जांपल भी लिख लो, जैसे अगर देखो एक, देखो हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, एच हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 1 ग्राम ही होगा, याद रखिएगा। वो एच है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 1 ग्राम ही होगा। उसके बाद और भी बता देते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद क्या लिखोगे, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन कितना है तो इसका 8 ग्राम हो गया। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना होगा, मतलब नाइट्रोजन का क्या होगा हुआ, तो इसका 14/3 ग्राम, ठीक है ना, मतलब क्योंकि इसमें यहाँ पर 3 लगता है, ठीक है ना, इसमें कितना लगता है 3 लगता है, ऐसा क्यों लगता है देखो हुआ, अब दिमाग लगा, इसमें O2 के एक्स फॉर्म में होता है, N2 के फॉर्म, N3 के फॉर्म में होता है, तो ये 3 और ये 3, लेकिन हाइड्रोजन क्या होगा 1 ग्राम ही होगा, तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका इक्विवेलेंट वेट है। हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट में क्या रखना है, ये 1 ही रहेगा, ठीक है ना। मिटाते हैं। अब हम लोग लिखेंगे हुआ तीसरा नंबर टॉपिक, तीसरा इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन वही है, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना हुआ। चलो अब हम लोग लिखेंगे हुआ इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है ना। सॉल्ट्स इसमें बोलता है वो टोटल, ठीक है ना, टोटल पॉजिटिव, ठीक है ना, टोटल पॉजिटिव और टोटल निगेटिव चार्ज, टोटल निगेटिव चार्ज, ये अच्छा टॉपिक है, इसको निकालने सीखो। सॉल्ट्स है, नमक है, तो वो देखो 2-3 ही एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, ठीक है ना। पहले NaCl ले लो, ठीक है ना, दूसरा में MgCl2 ले लो, ठीक है ना बुआ, तीसरा में ले लो या MgSO4 ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, MgSO4 ले लो, ठीक है ना, MgSO4 ले लो, तीसरा में लोगे बुआ, ठीक है ना, MgCl ले लो, ठीक है ना, और चौथा में लोगे बुआ Al, ठीक है ना, एल्युमिनियम, AlCl3, ठीक है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड, यहाँ तक समझ में होगा। अब देखो भाई जब इसको एक्चुअली में इसके चार्ज पे तोड़ना है, मतलब इसमें टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना होता है, तो आप लोग देखो भाई जब इसको ब्रेक करोगे, याद रखोगे, तो ये Na पे +2 में टूटता है, ठीक है ना, और Cl पे किस में टूटता है, माइनस में टूटता है। देखो Na की संख्या कितनी है, कितना सोडियम है, 1 है, तो 1 Na पे प्लस है, Cl पे कितना है, 1 Cl पे तो निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन दोनों का नंबर भी कितना है, इसका Cl का 1 तो Cl का 1, ठीक है ना, Na का 1 तो Na का 1। अब देखो बुआ, और दूसरा में ये Mg है, तो इसमें भी देखो बुआ, तो एक Mg जो होगा, एक Mg पे कितने चार्ज होंगे बुआ,
एक प्लस प्लस मतलब एक mg पे दो प्लस चार्ज होगा। सल्फेट SO4 भी क्या होता है, एक रेडिकल्स होता है, एक आयंस होता है, इस पे क्या होगा, दो नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये प्लस और माइनस करके जीरो बना लेगा, क्या प्लस माइनस जीरो, दो प्लस है दो माइनस है मतलब जीरो बना लेगा, तो इसमें कोई चार्ज नहीं होगा चार्ज। अब यहाँ MgCl2 होता है, वो सॉरी यहाँ MgCl2 होता है, तो MgCl पे कितना होगा, Mg पे तो दो प्लस चार्ज आ जाएगा, बोलो बात सही है कि नहीं। Cl पे कितना आएगा, एक Cl पे कितना आ जाएगा, वो Cl पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ध्यान समझो होगा, एक Cl पे कितना आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो Cl कितने हैं, एक माइनस चार्ज, क्या ये बैलेंस होंगे, नहीं होंगे, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, फिर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो लॉजिक दिमाग लगा हुआ। यहाँ मैग्नीशियम का नंबर कितना है, 1 है, क्लोरीन का नंबर यहाँ पे कितना है, यहाँ पर दो क्लोरीन है, यहाँ पे आप एक क्लोरीन, तो यहाँ पर क्या होगा, दो से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, दो क्लोरीन हो गया, तो दो क्लोरीन पे दो नेगेटिव चार्ज, दो पॉजिटिव कैंसिल कर देगा। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलो एक और देखो, यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड है, क्या है आपका, एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम को क्या लिखोगे, एल्युमिनियम के Al पे, एक एल्युमिनियम पे कितना, तीन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कितना चार्ज होते हैं, तीन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक एल्युमिनियम पे कितना, एक दो तीन, तीन पॉजिटिव चार्ज होते हैं। उसके बाद देखते हैं बुआ, उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन कितना है, क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब देखो यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितनी है, तीन है, तो यहाँ पर तीन लगाना होगा, तीन क्लोरीन। क्या समझ में आया, लेकिन हम यहाँ पे एन फैक्टर क्या निकालेंगे, तो देखो बुआ एन फैक्टर देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, एन डैश, फिर यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, एन डैश। देखो दोनों, ये किसके लिए, ये पॉजिटिव वाला के लिए है, ये निगेटिव वाला के लिए, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज वाला पे कितना चार्ज है। और याद रखो देखो, जब भी कोई कंपाउंड होता है तो उसमें ओवरऑल चार्ज जीरो होता है, कोई न्यूट्रल मतलब कंपाउंड जनरली न्यूट्रल ही होते हैं, तो ओवरऑल चार्ज जीरो, आयंस होंगे तो उस पर चार्ज होगी। तो अब देखो हुआ, इसके लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा, इसके लिए एन फैक्टर आ जाएगा हमको कितना, इसके लिए एन फैक्टर आ जाएगा 1, लेकिन इसके निगेटिव को भी लेंगे तो क्या होगा, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1, इसके क्या होगा, इसको हम लोग, इसके लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा, देखो दो पॉजिटिव चार्ज तो दो, इसके लिए एन निगेटिव वाले के लिए कितना होगा, निगेटिव में दो है, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा दो, इसमें मैग्नीशियम पे कितना आ जाएगा, इसके लिए एन फैक्टर कितना है दो, समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसके लिए एन फैक्टर कितना है 1, क्या 1 होगा, नहीं बुआ यहाँ पर दो है, मतलब एक क्लोर, यहाँ पे देखो इसको समझोगे थोड़ा सा बुआ, इसको थोड़ा बढ़िया से समझते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली क्लोरीन कितना है, एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज, एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव, तो दो क्लोरीन है तो दो, एक पे एक तो दो पे दो नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या होगा, एन नेगेटिव है दो। अब देखो बुआ एल्युमिनियम पे कितना होगा, यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर कितना होगा, एल्युमिनियम पे एन डैश की वैल्यू कितनी होगी, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 3। अब देखो इसमें एन डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें भी एन डैश की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो फिर वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें, क्या करना है बुआ, ध्यान से देखोगे, ये जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे तो एक ही है, लेकिन क्या होगा, इसमें तीन है, तो तीन से मल्टीप्लाई होते कितना होगा, एन डैश यहाँ पे 3। तो अब आपको बोला गया है बुआ, ध्यान से सुनिएगा, अब आपको बोला क्या गया है, या तो आपको सॉल्ट जब रहेगा, याद रखो, तो एन डैश की वैल्यू या तो पॉजिटिव लेना है और नहीं तो निगेटिव लेना, दोनों में से कोई एक, अगर ये लो तो ये नहीं, अगर ये नहीं लो तो ये लो, समझ में आया ना, दोनों नहीं लेना, दोनों को ऐड नहीं करना है। तो अब देखो दोनों देखो सब सेम है, दोनों क्या होगा, सेम है, चेक कर लो, मिला लो बुआ, यहाँ पर क्या होगा, एन फैक्टर निकाल लेगा तो ये भी, ये दोनों इक्वल है, ये लो या ये लो, बात वाइज सेम, ये लो या ये लो, इसका भी दोनों सेम, ये लो ये लो, ये भी सेम, ये लो ये लो, मतलब दोनों का सेम है, समझ में आया, कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब देखो, अब यहाँ पर तुमको एन फैक्टर सबका निकल गया, अब याद रखोगे, अब पहला नंबर के लिए अब तुम लोग क्या करोगे, अब यहाँ पर तो जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ बता देते हैं, यहाँ पर देखो इस वाले पोर्शन को आप उधर लिखिएगा, आपके कॉपी में जगह होगा। तो अब देखो भाई यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इसका निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो अब देखो बुआ इसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे, और यहाँ पर चाहे इक्विवेलेंट वेट डायरेक्ट निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट वही वाला फॉर्मूला पीछे वाला, तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट NaCl का निकालोगे तो 58.5 ग्राम होता है, 58.5, 23 प्लस 35.5, तो 23 प्लस 35.5 तो कितना होगा, 58.5 डिवाइडेड बाई n। तो एक्चुअली में इसका तो वेट यही रह जाएगा, मतलब कि इसको हम थोड़ा सा 1 इधर कर देते हैं, इसको 2 इधर कर देते हैं, तो इसका कितना होगा, 58.5 ग्राम ही रह जाएगा, यही इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। उसी प्रकार से इक्विवेलेंट वेट होगा आपको इसके लिए निकालना है, उसी प्रकार से इक्विवेलेंट वेट आपको क्या निकाले, इसके लिए निकालना है, उसी प्रकार से आपको इक्विवेलेंट वेट कितने निकाले इसके लिए, सबके नीचे जो होगा होगा उसके, इसके नीचे कितना है, एन फैक्टर 2 आ जाएगा, इसके नीचे कितना होगा, एन फैक्टर इसके नीचे 2 आ जाएगा, इसके नीचे कितना है, वो 3 आ जाएगा। ये सब बगल बगल, इसका है, ये इसका, ये इसका है, ये इसका है, तो आप जल्दी से इसको निकाल के और कमेंट बॉक्स में नीचे उसका आंसर कीजिए, जितना जल्दी हो सके, इसको जल्दी से नोट करिए।
चलिए वो नोट कर लिए होंगे। एक चीज इसमें प्रॉब्लम हो गया हुआ, इसका नंबरिंग आप लोग चेंज करते रहिएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे ये तीसरा नंबर पढ़े थे, दूसरा नंबर में क्या था हुआ, मतलब बेसिसिटी क्या था, बेसिक सॉरी दूसरा नंबर में क्या था आपका, दूसरा नंबर बेसिसिटी सॉरी एसिडिटी ऑफ बेस था। ये सब आप नंबरिंग, पहला नंबर ठीक था, एसी क्या था, बेसिसिटी ऑफ एसिड, दूसरा नंबर ये था। अब इसका नंबरिंग थोड़ा चेंज करते रहेगा, अब हम इसको ओमिट करते हैं, मिटा दें, इसको मिटाते हैं, फिर आगे काम करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है आयंस वाला, उसको भी खत्म कर देते हैं। इसको जल्दी बना के आप लोग भेजिएगा, क्योंकि जब देखो अब यहाँ पे बना लोगे ना तो क्वेश्चन जो भी सीट मिलेगा ना, जैसे जो वीडियो जो होगा ना, इसके जस्ट में एक बगल में जैसे वीडियो रहेगा, उसके बगल में आपको एक पेपर में रहेगा, सीट रहेगा पीडीएफ फॉर्म में, उसमें सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारा आपको आना चाहिए। और वो देखो जितना ज्यादा ये सॉल्व करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये एन फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट फिर तुमको इलेक्ट्रो में भी यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो ये सब चीज बेसिक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग एक लास्ट वाला केस पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा ये नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। दो न्यूमेरिकल बनाएंगे, दो तीन, उसके बाद हम इसको इसके काम खत्म। उसके बाद हम लोग कल देखेंगे ये यहाँ पे क्या होता है ना, फॉर्मालिटी, उसके बाद मोल मास फ्रैक्शन, फिर क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कंपोजिशन, पीपीएम, बस खत्म हो जाएगा। चलो देखो फोर्थ नंबर केस जो है हमारा हुआ, फोर्थ नंबर जो इसी का है एन फैक्टर निकालने का, वो क्या है हुआ तुम्हारे पास आयंस के बारे में, किसका बारे में, आयंस के बारे में। तो इसमें क्या होगा, टोटल, ठीक है ना, टोटल चार्ज। अब ये टोटल चार्ज बोल रहा है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों में कोई हो सकता है, जाहिर सी बात। जिसको सॉल्ट्स का निकालना आ गया उसको ये निकालना बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। देखो वो सबसे पहले नंबर में वन ले लो, अगर मान लो यहाँ पे SO4 है, ठीक है ना, इस पर दो निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। दूसरा ले लो अगर मान लो NO3, ठीक है ना, नाइट्रेट कंपाउंड, ठीक है ना। उसके बाद देखो वो हम तीसरा नंबर में ले लेते, ठीक है ना। अब क्या ले ले, Na+ ले लेते, ठीक है ना। चौथा नंबर में ले लेते हैं NO2, ठीक है। फोर्थ नंबर कुछ बुक का भी देख लेना चाहिए। चलो 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 देखते हैं, चलो हाँ सही, सब तो यही है। चलो इसका देते हैं उसका mg पे 2+ चार्ज, समझ में आया वो। तो इसमें कुछ नहीं, देखो टोटल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, देखो अगर पॉजिटिव यहाँ पे क्या होगा एन फैक्टर, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे दो निगेटिव चार्ज तो दो, यहाँ पर एक है तो कितना आ जाएगा, एन फैक्टर कितना आ जाएगा वो 1, यहाँ पर कितना एक है तो एन फैक्टर क्या होगा 1, यहाँ पर कितना दो है तो दो क्या होगा, बस पीछे ही वाला था कोई कॉन्सेप्ट, बस हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसको निकाल दो, इसका भी इक्विवेलेंट वेट निकालने आता ही होगा। इसका देखो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आप लोग को तैयार, इससे क्या होता है ना, तुम्हारा पीछे वाला भी रिवीजन होते चला जाएगा। अब देखो वो सॉरी 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 से सही है। अब देखो वो एक एल्युमिनियम में लिख लो, फिफ्थ नंबर में कितना होगा, एल्युमिनियम पे प्लस 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 चार्ज, तो यहाँ पे एन फैक्टर किसका होगा 3। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एन फैक्टर सबका निकल गया, सबका इक्विवेलेंट वेट तुमको तो निकालने आता ही होगा। क्या करोगे, वेट मतलब जो भी वेट दिया होगा इसका निकालो। देखो सल्फर का कितना होता है, सल्फर का कितना होता है 16, मतलब सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 32, इसका कितना होता है 32, सल्फर का कितना होगा 32 ग्राम, और एक का ऑक्सीजन का कितना 16 ग्राम, तो 16 4 का कितना होगा 64 ग्राम, कितना का हुआ 64 ग्राम। इसको कैलकुलेट करो तो 96 ग्राम आएगा, तो 96 ग्राम देखो हुआ 96 ग्राम अपॉन में 2 कितना आ जाएगा हुआ तुमको, यहाँ पर जब कैलकुलेट करोगे तो इसका आ जाएगा हुआ 48 ग्राम, कितना आ जाएगा तुमको 48 ग्राम, 8 2 16 और 4 2 8 + 1 9, ठीक है ना, सही है। अब देखो उसी प्रकार इसको निकाल सकते हो, फार्मूला में क्या है वो ऊपर में मॉलिक्यूलर वेट, ऊपर इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, याद रखिएगा इसको, समझ में आ रहा है। तो अब देखो फिर क्या करूंगा, नीचे वाला हम लिख लेते हैं 1, फिर यहाँ पर ऊपर में कैलकुलेट करोगे, फिर यहाँ पे 1 ही आएगा, फिर यहाँ पर क्या करोगे इक्विवेलेंट में, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर क्या करोगे इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और वेट सबका लिखते चलोगे, डिवाइड करते चलोगे, तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कम चांस से आने का, ठीक है ना, बट लास्ट कर लेते हैं कंप्लीट। अब यहाँ पर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मतलब नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी के पूरा सब चीज देख चुके हैं, ठीक है ना। वो नॉर्मलिटी पूरा 100% आ गया, तो इसको ध्यान से आप लोग घर जाइएगा और इस पे काम करिएगा। अब देखो भाई ये जो सीट जो आपको दिख रहा है ना, इस पे क्वेश्चंस है, ठीक है ना। इस क्वेश्चंस को थोड़ा करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस करने वाले, क्योंकि क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा ना। इसको बिठा देते हैं, वो नोट कर लिए होइएगा। चलो चलो देखते हैं क्वेश्चंस करने का। देखो हम लोग बात करते हैं सीट को डिस्कशन करते हैं, चाहे सीट से डिस्कशन करने से पहले हाँ कर लेते। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ, हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग करना है। देखो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 8 मोलारिटी, ठीक है ना, 8 मोलारिटी H2SO4 दिया हुआ, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला है, फर्स्ट है, ठीक है ना। 8 मोलारिटी H2SO4 दिया हुआ है, सॉल्यूशन, समझ में आया ना बात। अब बोल रहा है क्या, इसमें नॉर्मलिटी बताना है, इसमें क्या बताना है, नॉर्मलिटी। देखो वो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया है, तो याद रखोगे नॉर्मलिटी का सीधे लास्ट वाला, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता हुआ मोलारिटी इनटू एन फैक्टर एन डैश, याद करो यही है फॉर्मूला। अब देखो H2SO4 के लिए हम लोग H2SO4 है तो एन फैक्टर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 होगा,
H3PO4 के लिए थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन यहाँ पे 2 है। तो अब देखो वो मोलारिटी तुमको 8 मोलारिटी दिया हुआ है, तो अब इसको कैलकुलेट सीधे कर देना, n इज इक्वल टू या डायरेक्टली नॉर्मलिटी n इज इक्वल टू कितना, मोलारिटी कितना हुआ 8, समझ में आया ना। पहले डायरेक्टली क्या होगा 8, नॉर्मलिटी n फैक्टर कितना 2, कितना होगा 16, नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा आंसर, बन गया। समझ में आया, इतना आसान क्वेश्चन था। तो एकदम इजी क्वेश्चन रहेंगे। उसका देखो 4 मोलर HCl, देखो उसका देखो, चलो ये क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं थर्ड नंबर 0.2, देखो 0.2 मोलरिटी दिया हुआ है NaOH का सॉल्यूशन का, ठीक है ना। इसमें भी वही पूछ रहा है, ये 1 का ही तीसरा, मतलब पूछ रहा है क्या, फाइंड n, फाइंड आपको नॉर्मलिटी निकालना है, सब केस में नॉर्मलिटी निकालना है। तो नॉर्मलिटी निकालना, मोलरिटी दिया हुआ है, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या मोलरिटी इंटू n फैक्टर, क्या होता है मोलरिटी इंटू n फैक्टर। तो अब देखो बउआ, अब हम लोग बात करेंगे मोलरिटी कितना होगा 0.2, मोलरिटी कितना हो जाएगा आपका 0.2। अब ये 0.2 होगा और नॉर्मलिटी n फैक्टर NaOH के लिए कितना होता है, एक ही बेस है, बेस है तो एक ही है, तो इसमें 1 हो जाएगा। ये सब पीछे करवाए हैं NaOH, सारा एग्जांपल करवाएंगे बुआ। तो यहाँ पे क्या होगा 0.2 नॉर्मलिटी, समझ में आया। अगर n फैक्टर 1 हो जाए तो जिसका जो मोलरिटी होगा वही उसका नॉर्मलिटी हो जाएगा। ये एक तरह का क्वेश्चन होगा। दूसरे तरह क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है वो देखो, कैलकुलेट मोलारिटी, इसमें मोलारिटी पता करना है। तो अब देखो एक्चुअली दिया हुआ पहला में n/5 दिया हुआ है, ठीक है ना, n/5 दिया हुआ है। और इसमें तुमसे पूछ रहा है वो मोलारिटी निकालना, क्या निकालना है आपको, मोलारिटी की वैल्यू पूछ रही है। तो देखो कभी मोलारिटी और नॉर्मलिटी के बीच में रिलेशन हम लोग जानते ही है क्या होता है रिलेशन। तो अब हम पहले क्या करोगे, देखो एक्चुअली ये जो है ये आपको नॉर्मलिटी दिया हुआ है, समझ में आया ना बात। तो अब देखो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इनटू n फैक्टर, यही होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट। अब तो तुमको मोलारिटी पूछना है तो मोलारिटी को बाहर निकालो। अब यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मलिटी है तो n इधर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्या लिखोगे n, n को इधर लिखोगे, डिवाइडेड बाई n फैक्टर कितना होगा, नीचे में n डैश आ जाएगा, समझ में आया ना। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आया। H2SO4 है तो H2SO4 के लिए n डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बुआ, 2 हो जाएगी, याद रखिएगा क्या पीछे कैलकुलेट किए थे। तो अब देखो ये n, अब एक्चुअली में ये n/5 में कंफ्यूज मत होना, n/5 का मतलब होता है वो 1/5 इंटू n, n यूनिट है, समझ में आया ना। तो हमें एक्चुअली 1/5 ही नॉर्मलिटी है ना आपका, समझो n/5 है तो मतलब 1/5 इंटू n, तो n 1/5 ही ना नॉर्मलिटी है ना, ये तो यूनिट का काम कर रहा है। तो अब इसमें क्या करोगे, नॉर्मलिटी की जगह में 1/5 लिखोगे, यहाँ पे n फैक्टर कितना है 2, तो यहाँ पे करोगे तो 1/5 इंटू 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा होगा 1/10, और ये क्या हो जाएगा यूनिट में क्या हो जाएगा, हम निकाले मोलारिटी तो मोलारिटी यूनिट, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हो रहा है सब चीज। चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं। चलो H3PO2 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 H3PO3 H3PO3, चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं ताकि आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा बता दे, थर्ड बता देते, 2 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का कितना बता रहे हैं, थर्ड, तीसरा नंबर देखिएगा वो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड बता देते, 2 का थर्ड 2 का थर्ड 2 का थर्ड 2 का थर्ड 2 का थर्ड। देखो यहाँ पे क्या होता है n/15 H3PO2, देखो H3PO2, अब इसमें क्या था, 3 हाइड्रोजन, अब तीनों रिप्लेस नहीं होते हैं, इसके लिए n फैक्टर कितना था 1, याद करो, H3PO4 H3PO4 H3PO3 H3PO2 सबसे नीचे था 1 था। अब देखो फिर क्या करेंगे, मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है वो, सॉरी नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इंटू n फैक्टर, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो यहाँ से क्या मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाई n फैक्टर, याद आया। तो अब यहाँ पे नॉर्मलिटी कितना देखो n/15 है तो मतलब 1/15 होगा, तो ऊपर में क्या लिखेंगे 1/15 डिवाइडेड बाई n फैक्टर कितना 1, तो एक्चुअली क्या होगा 1/15 ही मोलारिटी इसका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, एक बार पीछे कॉन्सेप्ट पर होगा ना सब क्वेश्चन इजीली बनेगा, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करना है, बहुत करना है, ठीक है ना। चलो और भी देखते हैं, एक क्वेश्चन देखो, हम सबका जो समझाते हैं अब आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसे कमेंट में करिए, कॉल करके भी, आपका नंबर तो होगा ही, कॉल करे भी आप लोग बोले, ठीक है ना, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम हम उसी वक्त सॉल्व कर देंगे, या हो सकता है 5 या 10 मिनट में हम उसको सॉल्व कर दें, ठीक है। तो अब देखो एक क्वेश्चन सबका, देखो क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 एक बता देते हैं, ठीक है ना, फाइंड द नॉर्मलिटी 15 नाउ कैसे कैन प्रेजेंट फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बोल रहा है क्या, फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ 4.1 ग्राम, ठीक है ना, चाहे 5 हाँ, फाइंड द नॉर्मलिटी 4.1 ग्राम, देखो बोल इसमें पूछा 4.1 ग्राम ऑफ H3PO3 प्रेजेंट इन 100 ml, ठीक है ना, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बुआ एक आसान क्वेश्चन है, चलो इसको करते हैं, ठीक है ना बुआ। सबसे पहले ये H3PO3 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो मोलर देखो अब सोचो बुआ, तुमसे पूछ क्या रहा है, तुमको बोल रहा है फाइंड नॉर्मलिटी, n निकालना है, क्या निकालना है बुआ, n मतलब नॉर्मलिटी निकालना है। तो अब सोचो
हमारे पास तो नॉर्मलिटी का एक ही फॉर्मूला है। क्या बोले थे बुआ हम लोग, n इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन डैश बोले थे। बोलो बात सही है कि नहीं। तो अब देखो बुआ ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम क्या करने वाले देखो बुआ, अब यहाँ पे नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी को हम क्या लिख सकते हैं बुआ, n मोल, ठीक है ना, याद रखोगे मोल डिवाइडेड बाई v सॉल्यूशन इन क्या था, लीटर में था, और यहाँ पर इंटू में n, ये वाला मोलारिटी की जगह कितना लिख सकते हैं, इंटू n फैक्टर n डैश लिखो, या n फैक्टर कर दो, हम n फैक्टर कर देते हैं, बोलो ताकि समझ में तुमको इजीली है। अब ये n मतलब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूला को हमको यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तुमको ग्राम में दिया हुआ है। तो अब देखो इसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा, तो H3PO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना, तो यहाँ पे 3 ग्राम हो जाएगा। फास्फोरस में कितना होगा बोल, फास्फोरस 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 कितना होगा, P15, 15 मतलब 31 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा, 16 32 48, ठीक है, 48 ग्राम हो जाएगा। चलो तो अब देखो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना देखो, यहाँ पे कितना होगा, 8 + 9 + 3 4 12 ग्राम, और कैरी 1 82 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट कैलकुलेट करिए, पीछे वाला क्वेश्चन में शायद हमने गलत किया था, ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा वो, आप खुद से कैलकुलेट करिएगा, ठीक है ना। 82 ग्राम कितना आ गया वो आपका, 82 ग्राम आ गया, सही ना। 3 हो गया, फास्फोरस 15 होता है, 15 31 ही होता है। और यहाँ पर क्या होगा, हाँ पीछे वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कुछ गलत हुआ है, ठीक है ना, केवल मॉलिक्यूलर वेट में। तो अब देखो वहां पे हम 32 मान लिए थे, इसलिए दैट्स मे बी द रॉन्ग, ठीक है ना। 32 वहां पे 31 होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। जहाँ पे हम लोग H3PO3 का इक्विवेलेंट वेट निकाले थे ना, तो वहां पे मॉलिक्यूलर वेट लिखे थे, तो वहां पे मॉलिक्यूलर वेट में चेंज करके सही कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। 82। तो अब देखो वही यहाँ पर क्या होगा 82। अब यहाँ पर मोल निकालना था, 4.1 डिवाइडेड बाई गिवन वेट, मोल क्या होता है, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो 82 ग्राम होगा, समझ में आएगा। तो अब देखो ये डेसिमल को हटाओगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, और इसमें 2 कट जाएगा, तो मतलब क्या होगा, मोलारिटी क्या होगा 1/20, मोलारिटी तुमको निकल गया 1/20। वी सॉल्यूशन देखो, वी सॉल्यूशन यहाँ 100 ml में पूछ रहा है, तो 100 ml में जब पूछेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, तो एक्चुअली इसको ये ml में है तो लीटर में करोगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली में 1/10 मतलब क्या होगा, 1/10 लीटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 100 ml दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे वी सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना, वी सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा, लीटर में आ जाएगा, तो 10 तो कितना जाएगा, 1/10 लीटर आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो यहाँ पर मोल क्या लिखेंगे, 1/20 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, 1/10, समझ में ना। अब यहाँ पर यह आ गया, एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर H3PO3 है, H3PO4, तो यहाँ एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/20 ऊपर में 10 आ जाएगा इंटू 2, समझ में आया ना। और यहाँ पर तो सब कैलकुलेट करके 1 ही आ जाएगा, इंटू में 1 ही रहेगा। तो अब देखो भाई ये 0 से 0 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, मतलब इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, 1 नॉर्मलिटी सॉल्यूशन आंसर, क्या, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बन गया, इतना क्वेश्चन बन गया। वह क्वेश्चन नंबर 5 वैसे ही है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 एक और कोशिश करना, देखो बुआ देखो 0.5 ग्राम ऑफ बेस वाज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 100 ml ऑफ, देखो इसमें क्या होता है ना, इक्विवेलेंट वेट दोनों का सेम रहेगा, जो एसिड का रहेगा वही बेस का, तो दोनों को इक्विवेलेंट करके वेट निकालोगे। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो बताओगे कमेंट में, नेक्स्ट वीक बताएंगे, ठीक है ना, इसको नोट करिएगा। चलो भाई इसको नोट कर लिया। चलो अब एक देखते रहते, देखो मोलारिटी में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे होगा, याद करिएगा, मोलारिटी में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे जिसको बोलते हैं हम लोग डाइल्यूशन लॉ, ठीक है ना, उसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है ना। इसमें नॉर्मलिटी में आता है, ये पूरा कंप्लीट, ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, ठीक है ना, बट यू विल हैव टू कंप्लीट, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। वो नीचे नहीं दिख रहा होगा तो बोल जो रहे हैं उसके बाद से कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलो अब देखो, एक जो हमको पढ़ना है क्या, वो 2 लॉ पढ़े थे, ठीक है ना। एक हमको पढ़ना है क्या, डाइल्यूशन लॉ ऑफ नॉर्मलिटी, ठीक है ना, नॉर्मलिटी, पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, नॉर्मलिटी, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा में, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये उतना पूरा कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा मॉडिफाई होते हैं, तो उसके लिए होते हैं। देखो नॉर्मलिटी, NORMALIT, नॉर्मलिटी डाइल्यूशन लॉ, क्या लिखेंगे हम लोग, नॉर्मलिटी डाइल्यूशन लॉ, नॉर्मलिटी डाइल्यूशन लॉ। अब ये डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, एक मिक्सिंग वाला लॉ पढ़ेंगे जो दो को मिला देते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना बुआ। अब देखो डाइल्यूशन लॉ कहने का मतलब, जैसे कि अगर मान लो एक कंटेनर, ध्यान सुनो बुआ, एक कंटेनर है, ठीक है ना, ये अगर मान लो इसमें नॉर्मलिटी N1 है, मतलब किसी कोई नॉर्मल का सॉल्यूशन दिया हुआ है, किसी का नॉर्मलिटी, इसका वॉल्यूम क्या है V1 है, समझ में आया ना। वो ये कंटेनर है या कुछ भी मान लो तुम, बीकर ले लो,
इसमें अगर मान लो हम कुछ को क्या करते हैं ना, कुछ वॉल्यूम को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब साउंड वाला नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे लीटर में जो रहता है, मतलब कि जो भी कोई केमिकल होता है ना, जो सॉल्वेंट होता है, उसको हम लोग ऐड करते हैं, सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। तो उस वॉल्यूम को अगर हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, या मान लो हम ऐसे करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इसका जो कंपोजिशन जो फिर बनेगा, इसका जो कंपोजिशन जो फिर बनेगा होगा, तो वो अगर इसका नॉर्मलिटी भी चेंज होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि नॉर्मलिटी क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी घटेगा, जाहिर सी बात है। जैसे यहाँ पर देखते हैं ना, नॉर्मलिटी को हम लोग क्या लिखते थे, वो एक्चुअली एन बाई वी, एक्चुअली नॉर्मलिटी को क्या लिखते थे, मतलब कि नॉर्मलिटी बोल सकते हो ना, इस ग्राम इक्विवेलेंट था, ठीक है ना। तो अगर मान लो ग्राम इक्विवेलेंट वेट से हमको मतलब वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा, तो ये जाहिर सी बात है डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, समझ में आ रहा है। तो अब ये कितना करेगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो हम लोग थ्योरेटिकली देख लिए। तो मान लेते हैं इसको N2 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, वो ये V2 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हमको देखो भाई, ये जो ये दिया हो, ये दिया हो, ये अगर मान लो ये दिया हो, और ये तुमसे पूछे, तीन चीज दिया रहता है, एक चीज पूछता है, या तुमको पूछ दे ये वाला, ये दिया हो, ये पूछे, ठीक है ना, या तुमको ये दिया हो, इसमें से कोई एक, मतलब तीन दिया रहेगा, एक पूछेगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे वो। तो देखो भाई, यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक्चुअली में, ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या लिखे थे हुआ हम लोग, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिखे थे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वी लिखे थे, याद करो। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे वो। अब देखो इसके लिए तो N1 होगा, तो इसके लिए V1 होगा, बोलो बात सही कि नहीं। इसके लिए ये पूरा के लिए अगर मान लो ये 1 हो, मतलब मॉलिक्यूलर वेट 1, मतलब पूरे के लिए हम लोग मान लो ये 1 का होगा, इस पूरे के लिए मान लो ये 1 का होगा, सॉरी ये 2 का होगा, ये भी 2 का होगा, ये भी 2 का होगा, बोलो बात सही है कि नहीं। अब थोड़ा ध्यान दोगे बुआ, एक्चुअली में ये तो एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में देखोगे तो ये तो मोल ही है ना। तो मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट, जैसे अगर मान लो दिस इज बी अगर पानी है, तो इसमें अगर मान लो 1 ग्राम चीनी डाल दिए, फिर 1 ग्राम और डाल दिए, सॉरी चीनी नहीं, मतलब मान लो इसमें 1 ग्राम चीनी डाल दिया, उसके बाद वाटर को और डाले जा रहा है, तो चीनी जो 1 ग्राम डाले वो तो 1 ही ग्राम रहेगा, मतलब वो तो सॉल्यूट चेंज नहीं होगा। तो हमने इसमें सोचा क्या, जो इसमें इक्विवेलेंट वेट नहीं चेंज हो रहा, तो अब जो चेंज नहीं हो रहा उसको यहाँ लिखो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा वो, N1V1, देखो यहाँ पर इसके लिए लिखोगे तो क्या होगा वो, इसको 1 का, उसका क्या लिखोगे इसमें G, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इसका किसका होगा वो 2 का, तो इसमें क्या लिखोगे N2V2, बोलो बात सही है कि नहीं, N2V2, ध्यान से देखते चलो वो। तो एक्चुअली में यहाँ पर सिंस चूंकि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2, क्योंकि क्या होता है ये तो चेंज नहीं करता है, तो जब ये चेंज नहीं करता तो इसके बदला में तुम क्या लिख सकते हो, N1V1, बोलो बात सही कि नहीं। फिर E इक्वल हो गया तो इसके बदला में क्या लिख सकते हो, इसके बदला में इज इक्वल टू N2V2, बोलो बात सही कि नहीं। यही क्वेश्चन आ गया, यही है तुम्हारे पास यहाँ पर नॉर्मलिटी डायल्यूशन लो, N1V1 इक्वल टू N2V2, जो हम वहाँ पे पढ़ते हैं वो M1V1 इक्वल टू M2V2, समझ में आया। इस पे एक क्वेश्चंस देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। चलो देखो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम खुद से लेते हैं, आपको एक देखो इसमें लिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ क्या, इसमें हमने सॉल्व भी कर दिया इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन 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 देखो यहाँ पे देखो, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया हुआ बोल रहा है क्या, जीरो देखो 0.03 नॉर्मलिटी, ठीक है ना, 0.03 नॉर्मलिटी 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और इसको बोल रहा है क्या ना, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कितना इसमें वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है ना, मतलब वॉल्यूम में कितना ऐड करेंगे, जो उसका नॉर्मलिटी होगा वो 0.02 नॉर्मलिटी हो जाए, मतलब इसमें वॉल्यूम कितना ऐड करेंगे, वॉल्यूम कितना हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है ना, वॉल्यूम कितना ऐड करेंगे, वो क्वेश्चन समझो, वॉल्यूम कितना ऐड करेंगे। तो पहले हम लोग फाइनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इनिशियल वॉल्यूम तो इसका 100 ml है, तो इसको क्या करोगे, देखो इधर वाला कॉन्सेप्ट को क्या करोगे, इसको हम लोग N1 मान लो, इसको हम लोग V1 मान लो, इसको हम लोग इसको क्या मानोगे, इसको N2 मान लो, इसको V2 मान लो, ठीक है ना। अब देखो गौर सुनो, तो अब फिर फॉर्मूला यूज करोगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2, बोलो बात सही है कि नहीं। तुमसे पूछ रहा है क्या बुआ इसमें क्या निकालना है, तुमको V2 पूछ रहा है, तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा बुआ, N1V1 डिवाइडेड बाय क्या होगा बुआ, N2, समझ में आया ना। इस इक्वेशन को यूज करोगे, अब देखो बुआ N1 कितना है, N1 तुमको 0.03, ठीक है ना। V1 कितना है 100 ml डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी कितना हुआ 0.02, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे देखो ये वाला अगर मान लो ये दोनों जीरो, इस डेसिमल से यहाँ पे 2 जीरो आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा होगा। इसको कैलकुलेट करो अपने तरीके से, तुम कैलकुलेट करो, ऊपर में 100 चला जाएगा तो उसमें क्या होगा 100 ऊपर चला जाएगा, समझ में आएगा।
ऊपर में कितना जाए 100 से लगा, नीचे में 2, तो कितना होगा 50 ml। कितना आ जाएगा वो आपका 50 ml। मतलब ये N2 आ गया, वो क्या होगा 50 ml आ गया। तुमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, तुमसे याद रखो, बहुत बच्चे क्या होते हैं आंसर यहीं पे छोड़ देते हैं। याद रखो क्वेश्चन तुमसे ये नहीं पूछा है जब वो फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ, पूछा कितना वाटर को ऐड करेंगे, मतलब चेंज पूछ रहा है इनिशियल फाइनल में से इनिशियल। तो अब देखो डेल्टा चेंज पूछ रहा है, तो डेल्टा एन एन क्या निकलेगा, N2 माइनस N1, सॉरी ओहो डेल्टा वी पूछ रहा है, तो मतलब V2 माइनस V1। बोलो बात सही कि नहीं। तो V2 कितना 100 ml, 100 ml माइनस 50 ml, तो कितना बचेगा वो 50 ml। मतलब 50 ml अगर पानी सॉल्यूशन में और डाल दोगे तो इसका नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, इतना इंक्रीज कर जाएगा। ये एक तरह का क्वेश्चन था हुआ, इसको नोट करिए। फिर एक और टॉपिक पढ़ेंगे। चले हुआ, इसको नोट कर लिए होइएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक देखो यहाँ पे क्या था, ये नॉर्मलिटी डाइल्यूशन लॉ था। अब हम इसको लिखते हैं नॉर्मलिटी मिक्सिंग लॉ। चलो सब सेम है, जो इसको मोलरिटी वाला समझ में आ गया वो उसको ये आसान लगा होगा। चलो देखो अगर पूछ रहा है क्या इसको हम ऐड कर दे, तो इसमें एक बड़ा सा बन जाएगा ये। चलो तो इसमें देखो एक्चुअली में इसको ही मिटा देते ताकि तुमको भी समझने में आसान हो जाए। चलो वो देखो, अब देखो इसमें नॉर्मलिटी, ये दूसरा नंबर नॉर्मलिटी मिक्सिंग लॉ, ठीक है ना। नॉर्मलिटी MIXING मिक्सिंग लॉ। याद रखोगे नॉर्मलिटी मिक्सिंग लॉ उसी सॉल्यूट के लिए लगेगा, जैसे मतलब नॉर्मलिटी ऑफ, अगर मान लो H2SO4, मतलब नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 है, तो इन एको सॉल्यूशन तो H2SO4 को ही ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है H2SO4 HCl ऐड कर देंगे, कभी H2SO4 है और उधर से क्या ऐड कर दिया हुआ NOH ऐड कर देगा, देखो। तो इसमें एक्चुअली याद रखोगे ये तुमको दिया हुआ होगा, इसमें चारों दिया होगा और पूछेगा दोनों को जोड़ देंगे तो नया नॉर्मलिटी क्या आ जाएगा। तो अब देखो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखोगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, पहले देखो टोटल वॉल्यूम निकालो। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा वो, इसको मान लो इसका V1 है V2, तो इसका क्या हो जाएगा V1 प्लस में V2। बोलो बात सही है। टोटल वॉल्यूम कितना होगा V1 प्लस में V2। अब देखो टोटल मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये तो हम कैसे निकालेंगे, तो चेक करो टोटल क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट देखो, यहाँ पे क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट का हम नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय V। इसका N1 है तो इसका N1, कोई दिक्कत नहीं, फिर पहले ही की तरह इसको चलो। तो अब इसमें भी क्या लिखेंगे हुआ N2, तो N2 इक्वल टू क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, और इसका क्या लिखेंगे हुआ 2 का, तो यहाँ भी क्या होगा V2। तो अब देखो यहाँ से अगर इस वाले बंदे से हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 निकालेंगे, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा थोड़ा, इक्वल टू क्या होगा N1 V1 समझ में आया ना। क्या निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट, क्या निकालेंगे N1 V1, और फिर यहाँ पर भी निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2 निकालेंगे जब, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बुआ तुम्हारे पास N2 आ जाएगा और V2 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब देखो बुआ यहाँ पे दोनों इक्वेशन आ गया N2 V2। चलो अब यहाँ पर टोटल ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा बुआ, तो हम लोग क्या लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट 1 में ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ कितना आ जाएगा बुआ 2। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा N1 V1 प्लस में N2 V2। देखो दो डब्बा में दो अगर कंटेनर मिलाती है, अगर 3 मिलाते तो क्या होगा N1 V1 N2 V2। फिर क्या होगा वो प्लस में क्या होगा यहाँ पे V3, सॉरी यहाँ पे क्या होगा वो प्लस में N3 V3। तो ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। तो देखो तुमको टोटल आ गया। तो अब देखो हुआ तुम जब मिक्स किए होगे तो अब लॉजिकली थोड़ा सा सोचोगे, हम लोग क्या लिखेंगे टोटल, मतलब ग्राम क्या लिखेंगे हम, नॉर्मलिटी निकालना है, तो नॉर्मलिटी ठीक है ना। अब इसको क्या रिजल्टेंट क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट का मतलब होता है दोनों को ऐड कर दो, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर क्या लिखे ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ग्राम इक्विवेलेंट, समझ में आया ना हुआ वेट। अब क्या होगा हुआ इसको, ये भी क्या होगा टोटल, ये टोटल वाला समझ में आया, लिखने का कॉन्सेप्ट मेरा अलग है। उसके बाद क्या होगा टोटल, ऐसे लिखो वॉल्यूम, ऐसे लिख सकते हो वॉल्यूम, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं टोटल, समझ में आया होगा। इसमें फॉर्मूला जब पुट करोगे तो N रिजल्टेंट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे वो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे N1 V1 क्या आएगा, देखो N1 V1 प्लस में N2 V2, ठीक है ना हुआ। और यहाँ पर रिजल्टेंट में क्या होगा हुआ टोटल वॉल्यूम में क्या होगा V1 प्लस में V2। ये तुम दो सॉल्यूशन को मिलाने के लिए फॉर्मूला आया, कितना आया हुआ तुमको दो सॉल्यूशन मिलाने के लिए, ये तुम्हारा यहाँ पर ये ही इंपॉर्टेंट है।
डेरिवेशन नहीं भी याद रख सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट है वो, आप ये वैल्यू याद करने का, ठीक है ना। तो अब हमको क्या हुआ, इसका भी हमको फॉर्मूला का ये पूरा हमको पता चल गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एन देखो इसमें क्या होगा, एन रिजल्टेंट क्या आ जाएगा देखो, इसमें n1 v1 प्लस में n2 v2 डिवाइडेड बाई क्या होगा वो v1 प्लस में v2। ये समझ में आया, यही तुम्हारा रिजल्टेंट आ गया। एक क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद ये लेक्चर आपका समाप्त हो जाएगा। आई थिंक बहुत बड़ा लेक्चर हो गया ये, सबसे बड़ा। चलिए चलिए देखते हैं, एक कुछ लास्ट क्वेश्चन हुआ, इसको मिटा दे, याद रखो हुआ वहां पर रिजल्टेंट ये है। चलो देखो हुआ, हमने ये मिटा दिया, आप लोग नोट कर लिए होइएगा आई थिंक। चलो अब देखो तुमको इतना कैलकुलेट नहीं करना। देखो अगर फॉर्मूला क्यों बनाते हैं, ताकि ये इतना कैलकुलेशन नहीं करे, हम डायरेक्टली उस पर कैलकुलेशन तो करें। अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला नहीं रहेगा तब भी बनेगा, लेकिन ये इसको इसको कैलकुलेट करो, इसको इसको कैलकुलेट फिर ऐड करो, तो मतलब एक ही क्वेश्चन बनाने को वो 1-1.5 पेज लग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला रहना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया होगा, देखो अगर मान लो ये ऐसा ही दिया हुआ, देखो 0.1 मोलर सॉल्यूशन 50 ml। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ रहता है, इतना आसान नहीं रहता। HCl इतना ml ऑफ HCl दिया हुआ है, इसको ऐड करने के लिए बोल रहा है पूरा 0.2 मोलारिटी 30 ml of H2S of HCl ही होना चाहिए ना। चलो इसमें दिया हुआ दोनों अगर एसिडी रहता है, इसमें क्या दिया हुआ है H2SO4, वहां पर सेम रहेगा, यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है वो HCl। क्वेश्चन दिया हुआ है मतलब एसिड है तो इसको नॉर्मलिटी। चलो देखते हैं बना के क्वेश्चन रिजल्टेंट। इसमें पूछ रहा है क्या, उसका NR क्या होगा, NR बताइए, N रिजल्टेंट बताइए, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है वो आपसे, N रिजल्टेंट बताइए। तो N रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, देखो वो सबसे पहले क्या करोगे ना, चलो ये देखो एक्चुअली में यहाँ से तुम ये इस डब्बा को कंसीडर करोगे, ये इस डब्बा को कंसीडर करोगे, ठीक है ना। अब देखो ये 0.1 है, क्या है तुम्हारे 0.1 है, तो इसको यहाँ HCl है, तो अगर इसको मोला पहले नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा, m इंटू n फैक्टर होता है कि नहीं, तो नॉर्मलिटी निकालना है तो इसको क्या होगा 0.1 इंटू 1 करोगे तो कितना होगा 0.1 ही नॉर्मलिटी आएगा। मतलब n1 का वैल्यू कितना आएगा 0.1, समझ में आया ना। v2 का वैल्यू कितना होगा 50 ml, बोलो बात सही कि नहीं। यहाँ से देखो H2S यहाँ पर इसके लिए n फैक्टर कितना होगा n डैश हो जाएगा वो 2। तो अब यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या होगा वो, सॉरी यहाँ पर क्या होगा n इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू n फैक्टर, समझ में आया वो। तो m की वैल्यू कितनी है वो 0.2, m फैक्टर की वैल्यू कितनी, तो कितना आ जाएगा वो 0.4। तो अब देखो यहाँ पे n2, इसके तो यहाँ पे n2 मान लो, n2 कितना हो 0.4 और v2 कितना आ जाएगा वो 30 ml। क्या समझ में आया, यहाँ पर 30 लिखो ताकि ml हम सब दोनों ml में है तो यहाँ लिख ही सकते हो ml। अब देखो भाई ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन, अब हम ऊपर थोड़ा सा ओमिट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। चलो अब देखो हमारे पास क्या होगा NR निकालने का फॉर्मूला भी लिखा होगा N1 V1 प्लस में N2 V2 V1 प्लस में V2। अब चलो अब देखो यहाँ पर कितना आएगा वो, देखो यहाँ पर N1 की 0.1 ऊपर N1 कितना 0.1 इंटू 50 ml, ml को ml ही मिलाने को कोई दिक्कत नहीं है ना, यूनिट बाद में कन्वर्जन होकर ml में आ जाएगा। अब देखो ml है, चलो प्लस में कितना n2 कितना दिया हुआ 0.4 और इंटू में कितना दिया हुआ 30 डिवाइड वॉल्यूम कितना होगा v1 प्लस में v2 50 प्लस में 30 ml कितना होगा 80 ml। कितना आ जाएगा वो 80 या 50 प्लस में 30 लिख दो ml में ही आएगा। अब देखो यहाँ भी ml में आएगा, यहाँ भी ml कैंसिल हो जाएगा। तो चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो देखो ध्यान से, तो इसको 0.1 तो इसमें से क्या होगा, ये डायरेक्टली यहाँ पर 5 बचेगा प्लस ऊपर में देखोगे तो इसमें कितना होगा वो, एक जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 12 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा 80 आ जाएगा, सॉरी 80। तो यहाँ पर कितना होगा 17/80 नॉर्मलिटी, जो तुम्हारा दोनों मिलाने के बाद ये आया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूरा करना हुआ। ये लेक्चर यहीं पे आपका समाप्त हुआ, काफी लंबा हो गया। यहाँ पर ये पूरा नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। इस कंसंट्रेशन का सबसे लंबा टॉपिक और सबसे मतलब क्या घुमा हुआ टॉपिक। दैट्स ऑल टुडे हुआ।